Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from personal tutor. Standard 8 history playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. Chapter वो है that is tribals, decus and the vision of a golden age. टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं that is a closer look. इसी का लास्ट एक कंक्लूडिंग टॉपिक है चैप्टर का, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. इससे हमको एक ट्राइबल लाइफ और ट्राइबल लोगों की जो अपराइजिंग थी ना उसका क्रक्स मिल जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड. 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरीज के बीच, मतलब 1800 और 1900s के बीच ट्राइबल ग्रुप्स जो थे इंडिया के अलग अलग पार्ट के, वो सब सडनली अपराइजिंग करने लग गए. दे सडनली स्टार्टेड अपराइजिंग एंड टर्निंग अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम, द न्यू लॉज, द रिस्ट्रिक्शंस, जो भी चीज़ें हो रही थी, प्रैक्टिसेस को बदलना चाह रहे थे, जो ट्रेडिशन बदल रहा था, टैक्सेस जो बढ़ गए थे, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था, उन सब के खिलाफ दे सडनली स्टार्टेड एन अपराइजिंग. हर जगह एक तरीके से आंदोलन अगेंस्ट द मनी लेंडर्स, अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, पीपल हु रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश राज, इन सब लोगों के खिलाफ कुछ अपराइजिंग शुरू हो गई थी. नोटेबली कोल्स एक जनजाति होती है, दे स्टार्टेड देयर रेवोल्यूशन इन 1831-32. उनका रिवोल्ट शुरू हुआ. संथाल ने अपना रिवोल्ट शुरू करा 1855. बस्तर रिबेलियन सेंट्रल इंडिया में हुआ था, ये हुआ था 1910 में. वर्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र में हुआ था 1940 में. एंड बिरसा मूवमेंट जो था, बिरसा मुंडा, बहुत फेमस नाम है दोस्तों. इंडिया में अभी बिरसा मुंडा जयंती बनाई जाती है. ये एक प्रोमिनेंट नेम आदिवासी मूवमेंट में इंडिया में आज भी स्टिक आउट करता है. लेट्स हैव अ लुक एट इट. बिरसा मुंडा बेसिकली was born in mid 1870s. क्योंकि he was born in a forest community, तो एग्जैक्ट एज और एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हमको ईयर उतना डिफाइंड नहीं है. हम मिड 1870s लेके चलते हैं, मतलब 1874 से 1876 के बीच की बात हो रही है. अब 1874-76 आज से पता है कितने साल पहले की बात हो रही है? लगभग 130 to 40 ईयर्स पहले की बात. एक गरीब इंसान के घर में पैदा हुआ बच्चा, बोहोंडा एरिया जो है उसके जंगलों के आसपास घूमते हुए बड़ा होने वाला बच्चा, जो भेड़ चराता था, बांसुरी बजाता था, लोकल अखाड़े में डांस करता था. एक ऐसे बच्चे को इमेजिन करो जो कि ज़मीन से जुड़ा है, जंगल में रहता है, मस्त अपनी लाइफ में है, has all the beauties of nature around him to cherish, to enjoy. पिताजी गरीबी में थे, परिवार चलाना था, तो he had to move from place to place. एक जगह से दूसरी जगह पिताजी को घूमना पड़ता था काम की तलाश में, क्योंकि there was no fixed labor. हम पहले प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनकी प्लाइट बहुत अलग थी. जानने के लिए प्रीवियस वीडियोस जरूर देखो. जब एडोलेसेंट आया, मतलब जवानी आई, तो बिरसा ने अपने पास सरदार्स, मतलब लीडर्स के, उस कम्युनिटी के लीडर्स जो थे सरदार्स, उन लोगों के किस्से कहानियां सुनने शुरू करे कि किस तरीके से उन लोगों ने एक मूवमेंट शुरू करा था अगेंस्ट द आउटसाइडर्स. जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उनका, उसके अगेंस्ट में किस तरीके से उन्होंने अपनी एक अपराइजिंग बताई थी. कम्युनिटी के लोग बात करते थे एक गोल्डन एज की, जहाँ पे मुंडा कम्युनिटी के जो लोग थे वो लोग डिकूज के ऑपरेशन से फ्री थे, और ये बात करते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इनके एंसेस्टरियल राइट्स फिर से रिस्टोर हो जाएंगे. मतलब इनके जो हक थे, इनके जो लैंड, इनकी जो ज़मीनें, जो इनका
ट्रेडिशन वगैरह सब कुछ फिर से रिस्टोर हो जाएगा। एक गोल्डन एज की बात हो रही है। इस चैप्टर की शुरुआत में ही वो लिखा हुआ है हेडिंग में, गोल्डन एज। अब ये सब चीज़ें आने लगी तो उनको अपनी डिग्निटी आना शुरू हुई। वो कहते हैं ना नेशनलिज्म, जब एक जगह के बारे में आप लोग क्यों अपने आप को इंडियंस और इतना अच्छा समझते हैं, क्योंकि आपको इंडिया की आज़ादी की पूरी स्टोरी सुनाई जाती है, गाथा कहते हैं जिसे, देशभक्ति जो जगाई जाती है। वैसे ही यहाँ भी राष्ट्रभक्ति एक तरीके से इनकलकेट करी जा रही थी। पीपल वर एक्चुअली लाइक रियलाइजिंग देयर एंसेस्ट्री, देयर ट्रेडिशन, देयर कल्चर, एंड दे वर गेटिंग क्लोजर टू देयर कम्युनिटी। यहाँ भी वही हो रहा था और अपने आप को ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ दिस रीजन ये लोग मानने लग गए थे। एंड मुल्क की लड़ाई, फाइटिंग फॉर द लैंड, मुल्क की लड़ाई में ये लोग अपने आप को इंडल्ज करने लग गए थे, जस्ट टू गो बैक एंड हैव दैट ब्यूटिफुल एरा बैक। बिरसा की अगर मैं बात करूं तो बिरसा मुंडा had attended a local missionary school, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त मिशनरीज का काफ़ी इन्फ्लुएंस था जनजाति एरियाज में, जो आज भी है। क्रिश्चियन मिशनरीज एजुकेट करने के लिए बुलाए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा। क्रिश्चियन मिशनरीज एजुकेट करने के लिए बुलाए गए थे, ये बात ठीक है, लेकिन क्यों बुलाए गए थे, ये ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा हथकंडा था। क्रिश्चियन मिशनरीज ठीक है यार, गरीब बस्तियों में जा रहे हैं, आदिवासियों के बीच जा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, उनको काबिल बना रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स का हिडन एजेंडा ये था कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज को यूज़ करो इनको पढ़ाने के लिए, और फिर बाद में इन पढ़े लिखे लोगों को अपने यहाँ पे क्लरिकल जॉब्स में फिट कर लो, जो जॉब्स ब्रिटिशर्स इतने दूर करने नहीं आ रहे थे या बहुत ज़्यादा सैलरी मांगते थे। बिरसा मुंडा लोकल मिशनरी स्कूल में पढ़े, उन्होंने सरमन सुने जो मिशनरीज बोलते थे। वहाँ पे उनको ये समझ में आया कि मुंडा कम्युनिटी भी किंगडम ऑफ हेवन के लायक है। ऐसा नहीं है, स्वर्ग का राज, जो स्वर्ग में जो ज़मीन होती है, स्वर्ग जाने का हक, जो इंडियन वर्ण सिस्टम में लोकल आदिवासी कम्युनिटीज़, जंगलीज, इन लोगों को नहीं दिया गया था, वो उसको समझ में आया कि नहीं यार हमारा भी हक है, हम भी जा सकते हैं। लेकिन उसके बदले दे हैव टू बी बिकम गुड क्रिश्चियंस, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, और लीव द बैड प्रैक्टिसेस। जो वो बैड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगी। अब बाद में बिरसा मुंडा एक प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर के पास भी गए और जनेऊ भी धारण करी। माइंड इट, ये ब्राह्मण कल्चर के हिसाब से बहुत ही गलत होता अगर उस वक्त ये रिफॉर्म्स नहीं चलते ब्रिटिशर्स के। यस, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स ठीक भी थे, लेकिन एक आदिवासी द्वारा जनेऊ धारण करना कहीं ना कहीं कुछ लोगों को खटकता। उन्होंने जनेऊ धारण करी और एक संत जीवन जीने लगे। बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें तो बिरसा वॉज इन्फ्लुएंस, अब आपको दिख रहा है, ही वॉज इन्फ्लुएंस बाय वेरियस आइडियोलॉजीज। ठीक है, उसने कैथलिक मिशनरीज को भी सुना, उसने वैष्णव्स को भी सुना, उसने जनेऊ भी धारण करी, उसने पायस जीवन जीना शुरू करा। सबसे पहला उनका जो मूवमेंट था, उसका एम था कि भैया ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, बदलना है। उसने मुंडास को रिक्वेस्ट करी, मुंडा कम्युनिटी वालों को रिक्वेस्ट करी कि आप लिकर पीना छोड़ दो, गांव साफ रखो, विचक्राफ्ट, जादू टोने में जो भरोसा है आपका वो सब छोड़ दो। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिरसा एक टाइम के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज और हिंदू जमींदार्स के अगेंस्ट हुआ था, क्योंकि उसको वो दिख रहा था कि हमारी जो मुंडा कम्युनिटी की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है उसको ये आउटसाइडर्स, दोनों क्रिश्चियंस एंड हिंदूज, चेंज कर रहे हैं। ही वॉज काइंडा एजिटेटेड। इसका आपको एक हिंट मिलेगा सोर्स 3 में, ब्लड ट्रिकल्स फ्रॉम माई शोल्डर्स। ये के.एस. सिंह की बुक है, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, उसे पेज 12 पे है।
द सॉन्ग द मुंडास sang bemoaned their misery. अब ये जो गाने हैं ये मुंडा कम्युनिटी के लोग भी गाते थे. देखिए, alas under the forced labor blood trickles from my shoulders. आखिरकार ये फोर्स्ड लेबर का जो दर्द है इस कारण से मेरे शरीर से खून बहने लग गया है. Day and night the emissary from the zamindars annoys and irritates me. Day and night I groan. दिन रात ज़मींदार के इंसान, टैक्स कलेक्टर हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं. ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर दिन रात दर्द का एहसास कराती रहती है. Alas, this is my condition. I do not have a home. Where shall I get happiness? ये मेरी हालत है. आखिरकार मेरे पास घर नहीं है, चैन से सिर ढांकने के लिए एक छत नहीं है. मैं कहाँ पे जाके आराम करूं, मैं कहाँ पे जाके जीऊं, मुझे खुशी कहाँ मिलेगी. अब आप समझ रहे हैं बिरसा मुंडा क्या कहना चाह रहे थे. नाउ 1895 में बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप अपने ग्लोरियस पास्ट को फिर से रिकलेक्ट करो. उसने गोल्डन एज जो पास्ट की थी, जिसे सतयुग कहा गया था, मतलब सतयुग मतलब एज ऑफ ट्रुथ, उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करा. जब मुंडा कम्युनिटी एक अच्छा जीवन जीती थी, एम्बैंकमेंट्स बनाती थी नदी के किनारे, अच्छे से सेटल्ड कम्युनिटी में रहते थे, नेचुरल स्प्रिंग वाटर पी सकते थे, पेड़ उगा के उनके फल खा सकते थे, कल्टीवेशन करते थे और खुद की एक लिविंग अर्न करते थे. वो सतयुग था. एक दूसरे को किल नहीं करते थे और अपने रिलेटिव्स के साथ में एक परिवार के तौर पे रहते थे. बिरसा चाहते थे कि लोग फिर से ये सारे सतयुग के कार्य, मुंडा कम्युनिटी फिर से ये सारे काम शुरू करे और सेल्फ रिलायंट बने, रादर देन डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए. अब ये चीज़ ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा खतरनाक लगने लगी, क्योंकि ये सडनली एक ऐसा ट्रेंड बन गया था जो कि बिरसा मूवमेंट का पॉलिटिसाइजेशन कर रहा था. एक कम्युनिटी स्ट्रांग होती है तो वो एक ग्रुप बनती है और पॉलिटिक्स में फिर घुसना बहुत आसान हो जाता है. मुंडा की कम्युनिटी भी थोड़ा सा पॉलिटिकल एम में थी. देखो, पॉलिटिकल एम ये था कि मुंडा कम्युनिटी मिशनरीज को, मनी लेंडर्स को, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को और गवर्नमेंट को अपने एरिया से निकालना चाह रही थी. ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा था. ये नहीं था कि नेता बन के जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है. पॉलिटिकल एजेंडा अलग होता है दोस्तों. पॉलिटिकल एजेंडा मतलब किसी काम के पीछे पॉलिटिक्स क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, वो होता है. हालांकि आप लोग बहुत 8th क्लास में हो, लेकिन फिर भी यू पीपल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट दैट यू आर स्टडिंग हिस्ट्री. सो व्हाट हैपेंस वाज, ये पॉलिटिक्स ये थी कि एक मुंडा राज स्थापित हो, मुंडा कम्युनिटी का, एंड बिरसा उसका चीफ बन रहा है. ये ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा चुभने लगा. ये जो मूवमेंट था, ये ओवरऑल मुंडा कम्युनिटी के लोगों की जितनी जो प्रैक्टिसेस थी, जो बैड उनके साथ हो रहा था, उन सब चीज़ों को डिफाइन कर रही थी. एंड ये सब एक तरीके से मुंडा कम्युनिटी को बहुत ऊपर ले जा रही थी, क्योंकि जो लैंड पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वो मुंडा कम्युनिटी की ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम जो है उसको बर्बाद कर रही थी. हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स धीरे धीरे उनकी लैंड ले रहे थे, पैसा देते थे, लेकिन अगर वापस नहीं मिलता तो लैंड ले लेते थे. ये हो रहा था. मिशनरीज जो उनका ट्रेडिशनल कल्चर था उसको क्रिटिसाइज करके एक नया कल्चर उनके ऊपर थोप रहे थे. अब मुंडा कम्युनिटी को ये रियलाइज होने लग गया. जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने डिसाइड करा हमें अब कुछ करना है. बिरसा मुंडा वॉज अरेस्टेड इन 1895 में उन्हें अरेस्ट किया गया. उनको दंगे फैलाने के आरोप में जेल भेजा गया 2 साल के लिए. 1895 के बाद में ही वॉज रिलीज इन 1897. कहते हैं ना, आग में तप के सोना कुंदन हो जाता है, वो वाली बात हो गई थी.
अब मुंडा को जैसे रिलीज़ किया गया, उन्होंने अलग अलग गांव में जाके विजिट करना शुरू करा, सपोर्ट गैदर करना शुरू करा, लोगों को ट्रेडिशनल सिंबल और लैंग्वेज में जागरूक करना शुरू करा, रिक्वेस्ट करना शुरू करी कि अब हमको ये जो रावण है कम्युनिटी में, जो डिकूस हैं, मनी लेंडर्स, जो यूरोपियंस हैं, उन लोगों को यहाँ से भगाना है और एक किंगडम, मुंडा किंगडम इस्टेब्लिश करना है, एंड आई विल लीड यू टू दैट थिंग। बिरसा के फॉलोअर धीरे धीरे ना जितने भी ब्रिटिश सिंबल्स थे, सिंबॉलिक जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, उनको अटैक करने लगे। सबसे पहले पुलिस स्टेशंस, चर्चेस, मनी लेंडर्स की प्रॉपर्टीज़, ज़मींदार की प्रॉपर्टीज़, इन पे अटैक होने शुरू हुए। ये लोग मेन थे भाई, ब्रिटिशर का काम चलाने वाले लोग थे, ब्रिटिशर्स चुप कैसे रहते। और इनका एक बिरसा राज का ना एक वाइट फ्लैग था। 1900 में बिरसा की डेथ हो जाती है कॉलरा से। इस मोमेंट के ज़्यादा टाइम नहीं, 3 साल के बाद में, और मोमेंट सडनली शांत हो जाता है क्योंकि कोई चलाने वाला बचता नहीं है। हालांकि मूवमेंट 2 चीज़ों में अपनी इंपॉर्टेंस दिखा गया। पहला, ब्रिटिश राज को समझ में आ गया, गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि भैया अब वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस अ लॉ दैट नो लैंड ऑफ ट्राइबल्स कैन बी इजीली टेकन बाय डिकूज, आउटसाइडर्स। नहीं ले सकते हो भैया इतने आसानी से आप किसी की ज़मीन, बस एक साइन करा एग्रीमेंट पे आपकी ज़मीन हो गई, नहीं। दूसरा, एक बार और ये प्रूव हो गया था कि ट्राइबल कम्युनिटी जब किसी वे में इरिटेट होती है या किसी वे में जब वो समझती है कि पानी सिर के ऊपर से निकल गया है, तो दे कैन गो अहेड एंड क्रिएट एन अपराइजिंग दैट रियली क्रिएट्स अ पेन फॉर द गवर्नमेंट। कमज़ोर नहीं समझना उनको। इनके अलग अलग अपराइजिंग्स हुए थे, अलग अलग रिवोल्ट्स हुए थे, हर जगह रिवोल्ट होना शुरू हो गए थे। उससे गवर्नमेंट को समझ में आने लग गया था कि बॉस चीज़ें बदल रही है, थिंग्स आर चेंजिंग, वी कैन बी टारगेटेड नेक्स्ट। सो हियर द चैप्टर एंड्स गाइज। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी इफ़ देर आर सम रेसिड्यूअल डाउट्स तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।